गांव वर्सेस शहरी बहू के चावल। मेरे दोनों बेटे शादी की उम्र लायक हो रहे हैं। अब मुझे उन दोनों की शादी की चिंता होने लगी। समय के अनुसार उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सुशीला ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आती है। अरे ये नंबर किसका है? पहले तो कभी इस नंबर से बात नहीं हुई। चलो उठाकर देखती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? फोन की दूसरी तरफ से सरिता नाम की एक औरत बोलती है। अरे क्या बात है सुशीला, अपनी पुरानी सहेली को भूल ही गई क्या? क्या क्या सपने देखे थे तूने, और मैंने हमारी शादी के बाद वाले वो भी भूल गई है या याद है? ये सुनकर सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे सरिता, ये तू है क्या? कितने दिनों बाद तुझसे बात कर रही हूँ। तेरी आवाज सुनकर तो मन खुश हो गया। वो तो होना ही था। दरअसल मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया था। याद है तूने बचपन में कहा था कि हम बड़े होने के बाद अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे, इसलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं कि मेरी एक बेटी भी है जो अब शादी के लायक हो रही है। तेरा कोई बेटा है या नहीं? ये तो वही बात हो गई, जब मांगा तो छप्पर फाड़ कर मिला। आज मैंने अपने बेटे की शादी के बारे में ही सोच रही थी, और मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि जब गांव की सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू मेरे घर आएगी। सुशीला उससे हंसी खुशी अपने बेटे और उसकी बेटी की शादी की बात करने के बाद फोन रख देती है। अब वो शाम होने का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसके पति और उसके दोनों बेटे ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं तो वो जानबूझकर बीमारी हालत बनाकर उनसे शादी की बात छेड़ती है। अरे भाई, अब मुझे घर के काम नहीं होते। देख रहे हो सर में कितना दर्द हो रहा है। हालत बुरी है, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए लड़की देख ली है जी। अब मैं बड़े बेटे की शादी गांव की लड़की से करवाने वाली हूँ। ये सुनते ही अचानक से नितिन बोलता है, नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं आपको काफी समय से ये बताना चाहता था। मैं पहले ही एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। हे भगवान, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तू, और तूने मुझे बताया भी नहीं। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। मेरा बेटा तो शहरी बहू लाने पर तुला है। तभी अपनी माँ को शांत करने के लिए छोटा बेटा कहता है, माँ, पहले भैया की पसंद को देख तो लो। अगर आपको पसंद ना आए लड़की तो फिर शादी के लिए इनकार कर देना। हाँ सुशीला, देखने में क्या जा रहा है। लेकिन शहरी बहू तो शहरी होती है, पता नहीं कैसी होगी। तभी नितिन उसे अपने फोन से अपनी पसंद की लड़की की फोटो दिखाता है। हे भगवान, ये तो पहले ही मॉडल सी लग रही है। ये मेरे घर को आगे क्या ही संभालेगी। तुमने तो पहले ही लड़की को जजमेंट कर लिया, पहले उसे जाकर देख तो लो। संजय की बात मानकर सुशीला नितिन की पसंद की लड़की देखने उसके घर सभी के साथ जाती है, जहां रागिनी ने सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना खुद अपने हाथों से बनाया होता है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम अपने माता पिता के साथ नहीं रहती हो? मेरे माँ पिताजी बैंगलोर में रहते हैं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैं आपको उनसे शादी में मिलवा दूंगी। रागिनी के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट था और तरह तरह के चावल और भी ज्यादा स्वादिष्ट थे, जिसके चलते सभी को रागिनी बहुत पसंद आ गई थी। घर आते ही सुशीला अपने छोटे बेटे के कमरे में जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा, अब तो तू ही मेरी बात का मान सम्मान रख सकता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी पसंद की लड़की से अब तू ही शादी कर ले। ओहो माँ, आप भी ना इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, और फिर शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है, इसलिए मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। वो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। इसी के चलते वो दोनों बेटों की शादी की तैयारियां शुरू कर देती है और बहुत जल्द अपने दोनों बेटों की शादी करके घर में बहू ले आती है। आ जाओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सच कहूँ तो मैंने जैसी कल्पना की थी ससुराल उससे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो शादी से पहले ही पूरा ससुराल वीडियो कॉल पर देख लिया था। वैसे माँ जी, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बताइए, पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है? ये शहरी बहू तो कुछ ज्यादा ही फुदक रही है। अभी इसके पर काटती हूँ, इससे कुछ ऐसा बनवा देती हूँ जो ये बना ही नहीं पाएगी। अरे हाँ, चावल बनाना कोई आसान बात नहीं होती। आज मैं इससे चावल ही बनवाऊंगी, और वो भी कई तरह के। क्या हुआ माँ जी, आप तो कहीं खो गई, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, बता रही हूँ, कौन सी जल्दबाजी है। देखो, हमारे यहाँ पहली रसोई की रस्म में बहू को पूरे 7 तरह के चावल बनाने पड़ते हैं। अब तुम्हें बनाने होंगे जीरा चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, बिरयानी चावल, मसाला चावल, मटर गोभी और आलू चावल।
इतने सारे चावल माँ जी? हाँ हाँ, घर में सभी को अलग अलग तरह के चावल पसंद है, तो तुम्हें इस तरह सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए चावल बनाने होंगे। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। अरे मैं इतने सारे चावल कैसे बनाऊंगी, एक बार पूछ ही लेती हूँ। और माँ जी मुझे क्या बनाना होगा? तुम आज आराम करो बहू, आज तो सभी शहरी बहू के हाथों का ही खाना खाने वाले हैं। सुशीला की यह बात सुनकर तारा मन ही मन खुश हो जाती है। चलो अच्छी बात है, आज तो मुझे रसोई से छुटकारा मिला, आज तो जेठानी जी के हाथों के चावल खाने को मिलने वाले हैं। तारा ऐसा सोचने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और इधर रागिनी फुल एक्साइटेड होकर रसोई में आ जाती है, जहां वो सबसे पहले कुकर निकालती है और पहले जीरा चावल बनाना शुरू करती है। अब घर में कुकर एक ही था, तो उसे हर बार चावल बनाकर कुकर से निकालने पड़ते हैं। चावल बनाना बहुत टफ काम होता है, जब तक थाली में एकदम खिला खिला चावल ना आए खाने में मजा ही नहीं आता। मुझे बहुत सावधानी से चावल बनाने होंगे। एक के बाद एक रागिनी चावल बनाती जाती है। वो मटर, गोभी चावल, बिरयानी चावल, मसाला चावल, जीरा चावल और पुलाव चावल बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो अलग अलग प्रकार के चावल डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। यकीन नहीं होता, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही बने, बस ये खाने में सभी को स्वादिष्ट लगे, खास तौर पर माँ जी को। चावलों की खुशबू इस कदर पूरे घर में फैल जाती है कि किसी से रुका ही नहीं जाता और वो सभी फौरन डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ओह माय गॉड रागिनी, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट छुपा है, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं। तुमने तो बड़े ही अतरंगी अतरंगी चावल बना रखे हैं। इतने वैरायटी वाले चावल तो हमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। हाँ भैया, जरा देखो तो सारे चावल कितने खिले खिले नजर आ रहे हैं, और यहाँ तो कलरफुल चावल भी हैं। अरे ध्रुव, इन्हें मीठी जर्दा कहते हैं, मैंने मीठे में मीठा जर्दा ही बना दी। यकीन नहीं हो रहा, जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया चावल बनाकर शहरी बहू ने डाइनिंग टेबल पर लगा दिए। अरे क्या पता तुक्के में बन गया, वैसे मुझे इससे इतनी उम्मीद तो नहीं थी। माँ जी बैठिए ना, मैं आप सभी को परोसती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं और रागिनी सभी को उनकी पसंद के अनुसार चावल परोसती है। सभी चावल खाकर बहुत खुश होते हैं। चलो, शहरी बहू तो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। आज उसके हाथों के ये इतने स्वादिष्ट चावल खाकर पता चल गया। अब तो गांव की बहू की कुकिंग देखनी बाकी है। मैं जानती हूँ मेरी गांव की बहू सबसे बढ़िया खाना बनाना जानती होगी, क्योंकि ये गांव की है। गांव के लोगों के हाथों में तो स्वाद ही अलग होता है, उसका मुकाबला तो शहर का कोई भी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर रागिनी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर देती है। इसी तरह अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुशीला अपने गांव की बहू के पास आती है और कहती है, अरे तारा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जाओ अपनी पसंद का कुछ अच्छा अच्छा बनाकर ले आओ। ये सुनते ही रागिनी अचानक से बीच में बोल पड़ती है, क्यों माँ जी, जब आपने मेरी पहली रसोई की रस्म में 7 तरह के चावल बनवाए थे, तो तारा की पहली रसोई की रस्म में भी 7 तरह के चावल ही आपको बनवाने चाहिए, तभी तो रस्म एक जैसी बराबर होगी। ये सुनते ही सुशीला थोड़ा घमंड में बोलती है, तुझे क्या लगता है कि मेरी गांव की बहू कुछ नहीं बना सकती? अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छा ही बनाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अगर कंपटीशन वाली बात है तो जाओ तारा, 7 तरह के बढ़िया बढ़िया चावल बनाकर लाओ। हे भगवान, मेरी सास तो मेरे गांव के होने पर इतना कुछ सोच रही है, लेकिन इन्हें क्या पता मैं तो खाना बनाने के मामले में बिल्कुल कद्दू हूँ, कद्दू। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं रसोई में जा रही हूँ। तारा रसोई में आ जाती है और रसोई को चारों तरफ से देखने लगती है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? माँ जी ने मुझे सीधा ही चावल बनाने के लिए बोल दिया, जो कि मुझे आते भी नहीं। अब मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी से चावल बनाने होंगे। तारा को इतना भी नहीं पता था कि चावल किस में बनेंगे। वो पतीला उठाती है और उसमें पानी डालकर सिंपल चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है। कुछ देर में जब चावल उबलने लगते हैं तो वो ज्यादा ही उबल जाते हैं और उसमें पानी भी ज्यादा रह जाता है। हे भगवान, ये क्या, मैंने तो सिंपल चावल का ही नाश मार दिया। यहाँ तो ऐसे गीले गीले चावल किसी को भी पसंद नहीं आने वाले, कोई नहीं खाएगा इन्हें। अब मैं क्या करूँ रसोई से बचने के लिए? तारा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सबसे पहले अपनी बनाए हुए चावलों को फेंकती है और उसके बाद कपड़ा लेकर अपने हाथ पर पूरी तरह लपेटती है। अब तो यही एक तरीका है चावल बनाने से बचने का। तारा खुद से ये कह ही रही थी कि तभी रसोई में सुशीला और रागिनी आ जाते हैं। उसके हाथ पर पट्टी देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। हे प्रभु बहू, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया,
अचानक मेरा हाथ पता नहीं कैसे जल गया। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी मुझे हाथ में। जेठानी जी, क्या आज आप खाना बना लोगी? हाँ हाँ बिल्कुल तारा, तुम जाओ आराम करो, मैं खुद बना लूंगी सबके लिए नाश्ता और लंच। इस तरह बहाने से तारा अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी रागिनी सभी के लिए उनके पसंद के अनुसार थोड़े चावल भी बनाती है, साथ में रोटी भी बनाती है। रागिनी, तुम हमारी पसंद का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। रोजाना तुम्हारे हाथों के चावल खाकर तो आनंद ही मिल जाता है। शादी से पहले नितिन ने मुझे आप सभी के बारे में बता दिया था। आप सभी को चावल खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अलग अलग तरह के चावल बनाने सीखे थे। अरे इतने तरह के चावल तो आज तक माँ ने भी हमें नहीं बनाकर खिलाए जितने आपने खिला दिए भाभी। ध्रुव के मुंह से यह सब सुनकर सुशीला डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मुंह बना लेती है, लेकिन घर के बाकी सभी सदस्य बहुत खुश थे। वहीं तारा अपने मन ही मन सोचती है, अभी तो चलो कुछ समय निकाल ही लूंगी इस पट्टी का बहाना लगाकर, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे भी सभी को चावल बनाकर खिलाने पड़ेंगे, तब मेरा क्या होगा। तारा ऐसा सोचकर अपने दूसरे हाथ से खाती है। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और अब घर में खाना रागिनी ही बना रही थी। कुछ दिन बाद रागिनी जब तारा को उसके कमरे में उसके हाथ पर बिना पट्टी के देखती है तो बोल पड़ती है, अरे तारा, लगता है अब तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, तो क्यों ना आज तुम अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। अभी तक तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी नहीं हुई। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो जेठानी जी, मुझे अब अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेनी चाहिए। हे भगवान, इस जेठानी की बच्ची को भी अभी माँ जी के सामने यही बात बोलनी थी। तारा बहू, हम लोग भी चाहते हैं तुम अपनी पहली रसोई की रस्म करो, क्योंकि मैं तो सच में बहुत तरस रही हूँ तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम गांव से हो और तुम्हारे हाथों का स्वाद ही बहुत अनोखा होगा। गांव के लोग जो भी बनते हैं उसमें एक अनोखा स्वाद आता है, और गांव के चावल वाला स्वाद तो आहा बड़ा ही मजेदार होता है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही चावल बनाने वाली हो ना। काश कि मैंने उस समय चावल क्या सब कुछ बनाना सीख लिया होता और माँ की बात पर गौर किया होता। राधा, राधा, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर पर न्यूज़पेपर आया होगा यार, जल्दी से मुझे दे दो। हे भगवान, इतना तो हमारे घर में इंतजार नहीं करते होंगे न्यूज़पेपर का जितना तुम करती हो। ये लो आज का न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर सभी ने पढ़ लिया है, अब तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधा, तुम तो जानती हो ना मेरे लिए न्यूज़पेपर कितना जरूरी है। ऐसा कहकर तारा न्यूज़पेपर घर ले आती है और उसके अंदर से मॉडल की तस्वीर काटकर अपनी एक एल्बम में चिपकाने लगती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, तारा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तो इन सब चीजों में मत लगी रहा कर। अरे जब शादी हो जाएगी तो ये सब चीज काम नहीं आएगी। घर गृहस्थी चलाने के लिए खाना पकाना आना बहुत जरूरी होता है, और तेरे वही काम आएगा। काश मैंने उस समय ये पागलबंदी छोड़कर अपनी माँ की बात मान ली होती, तो आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। क्या हुआ बहू, कौन सी गहरी सोच में पहुँच गई हो? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। तारा ऐसा कहने के बाद रसोई में आ जाती है, जिसके बाद वो फिर से पतीला उठाती है और पतीले में सबसे पहले सिंपल चावल बनाती है। हर बार की तरह इस बार भी पतीले में पानी भी ज्यादा हो जाता है और चावल भी गीले रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये चावल तो फिर से गीले गीले बन गए। कोई बात नहीं, शायद जो दूसरे बनाऊंगी वो ठीक से बनेंगे। अब तारा मटर वाले चावल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मटर वाले चावल में भी चावल तो सारे ही घुल जाते हैं और सिर्फ उसमें मटर ही मटर दिख रही होती है। ओहो, मुझसे तो ये चावल भी खराब हो गए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मैं आज हर तरह के चावल बना कर ही रहूंगी। तारा एक एक करके सारे चावल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी चावल उससे खराब ही बनते हैं और बाहर सभी खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या बात है माँ, आज नाश्ता लंच सब लेट हो रहा है। रुक जा बेटा, मैं बहू को आवाज लगा कर कहती हूँ, जल्दी से बना कर ले आएगी। ऐसा बोलकर सुशीला बाहर से ही आवाज लगाती है, अरे बहू, तुम्हारे पति जेठ और तुम्हारे ससुर सब लेट हो रहे हैं, जल्दी से ले आओ। जी माँ जी, लेकर आ रही हूँ अभी। तारा हड़बड़ी में जो भी उससे जैसा भी बना होता है वो सारा डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे लगा देती है। जब सभी गीले गीले चावल देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे तारा बहू, ये क्या, एक नहीं 7 के 7 तरह के चावल तुम्हारे गीले ही बने हैं। अरे चावलों में चावल कम पानी ज्यादा नजर आ रहा है, और कुछ चावल तो बहुत बुरी तरह से घुट गए हैं, बिल्कुल खिचड़ी की तरह। तारा बहू, क्या तुम्हें चावल भी बनाने नहीं आते? अपनी सास की कड़वी आवाज सुनते ही बेचारी तारा फूट फूट कर रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
शादी से पहले मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं था। मुझे तो चावल क्या, ये भी नहीं पता कि चावल बनते कैसे हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया। ये सुनते ही सुशीला बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने। गांव की बहू के बारे में सोचा था कि गांव की बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू होती है, लेकिन मेरी गांव की बहू तो पूरी निखट्टू ही निकली। चावल बनाने तो बहुत दूर की बात है, इसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इससे अच्छी तो मेरी शहर की बहू है, शहर में रहते हुए भी उसने इतना कुछ बनाना आता है। तारा बहू, तुमने तो बिल्कुल ही गाँव की लड़कियों का नाम डुबो दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे शादी से पहले ये सब आपको बता देना चाहिए था। अब जाकर समझ आया कि तुम इतने दिनों से पहली रसोई की रस्म क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं बनाने। सुशीला पूरी तरह से गांव की बहू की क्लास लेने लग जाती है। ये देखकर शहरी बहू रागिनी बीच में बोल पड़ती है, कोई बात नहीं माँ जी, जरूरी नहीं है गांव की बहू हो तो उसे सब कुछ आएगा ही। जैसे शहर की लड़कियां खाना नहीं बनाती, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है, वैसे ही गांव की लड़की भी होती है जिन्हें खाने में इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि किसी और चीज में होता है। हाँ ये बात सच है, मेरा इंटरेस्ट खाने में नहीं था। उस समय मेरा इंटरेस्ट शहर की मॉडल के ऊपर था। मैं न्यूज़पेपर से उनकी फोटो निकालकर अपनी एल्बम में लगाया करती थी और इसी कारण मैं कभी खाना बनाना सीख ही नहीं पाई। कोई बात नहीं तारा, तुम्हें चावल बनाने नहीं आते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें चावल बनाना सिखाऊंगी और एक नहीं अलग अलग तरीके के, और किस तरह बनते हैं ये भी बताऊंगी। रागिनी की ये बातें सुनने के बाद सुशीला को भी अपनी गलती महसूस होती है और वो रागिनी से कहती है, रागिनी बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम बहुत समझदार और सुलझी हुई हो। मेरी गलत सोच थी कि शहरी बहू घर नहीं चला सकती, बल्कि शहरी बहू बहुत अच्छे से घर चला सकती है। अपनी सास के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर रागिनी बहुत खुश होती है। इसी तरह वो अपनी देवरानी को रसोई में ले जाती है और सबके लिए बढ़िया से बिरयानी चावल बनाती है। और इसी के चलते वो तारा को ये भी बताती है कि चावल हमेशा कुकर में खिले खिले बनते हैं। चावल कुकर में बनते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। जेठानी जी आप बहुत अच्छी हो, आखिरकार आपने मुझे चावल बनाना सिखा ही दिया। अब तो मैं आपकी ही तरह स्वादिष्ट चावल बनाया करूंगी। उस दिन के बाद से तारा अपने हाथों के चावल बनाकर सभी को खिलाती है और सभी को उसके हाथों के चावल अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं। अब उसके चावल पहले की तरह गीले भी नहीं रहते। दोस्तों, क्या आपके भी परिवार में कोई गीले चावल बनाता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।